नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, पॉलिटी का क्वेश्चन। इससे पहले 4 वीडियो आपको दे भी चुका हूं। अगर उनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो अवश्य जाकर के देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कि देखिए, बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत टफ पूछता है, इतना टफ पूछता है, आता नहीं है, कैसे होगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपका ज़्यादा रुझान जो है वह वन लाइनर की ओर है। जब मैं वन लाइनर वीडियो दे रहा हूं तो आप उसको अच्छी संख्या में देख रहे हैं, और जब मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जहां कॉन्सेप्ट की बात आती है तो वहां आप बोर होने लगते हैं। आपको लगता है अरे ये लेंदी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिजल्ट आपका कॉन्सेप्ट से ही होगा। वन लाइनर रट के पास तो कर जाओगे लेकिन मेरिट नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा के सभापति जो है वह अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो जो रटुआ तोता है वो क्या लगाए थे, वह लगाए थे सभापति है तो उपसभापति को देगा। अरे सभापति क्या, वो तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, ये पूछ रहा था ना। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा किसी भी क्षेत्र में, तब तक मामला फंसेगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं सारे वीडियो में। आपको पता है, वीडियो आपने देखा है तो आपको पता है कितनी डिटेल में मैं करा रहा हूं, है कि नहीं। तो कम से कम वीडियो को देखिए, समझिए, उसको लिखिए। आप ही के हित की बात कर रहे हैं, है ना। देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है ना। ऑप्शन है 220(1), 110(1), 210(1) और 140(1), है ना। तो आपको पता है दोस्तों कि धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है, धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि इसे परिभाषित कौन करता है। तो आप बताएंगे कि सर इसे लोकसभा अध्यक्ष परिभाषित करता है। कौन करता है भैया? लोकसभा अध्यक्ष। चलें, इसे लोकसभा अध्यक्ष ये करता है, पहचानता है कि क्या ये धन विधेयक है या नहीं है। ठीक, परिभाषित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन के लिए रोक सकती है। ये ना मत कहिए कि वहां पेश होता है, वहां बस विचार के लिए भेजा जाता है कि आप इस पर कुछ टिप्पणी करना है तो करिए, आपकी टिप्पणी हम वैसे भी नहीं मानेंगे। होता क्या है ना कि लोकसभा में इसको पेश किया गया, उसके बाद राज्यसभा में केवल और केवल विचारार्थ के लिए भेजा जाता है। जैसे कहने का ये मतलब है कि आप कोई गाड़ी ले रहे हैं या गाड़ी खरीद लिए हैं, तो आप अपने पड़ोसी को केवल दिखाइए कि भैया देखो तो ये गाड़ी है, ले रहे हैं। अब पड़ोसी आपको कहे मत लीजिए, गाड़ी ठीक नहीं है, आपको गाड़ी नहीं लेना चाहिए, तो ये आपके ऊपर है, आप उसका कहना मानते हैं कि नहीं मानते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो कह रहा है कि नहीं लिए तो आप नहीं लेंगे, आप स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार से धन विधेयक में लोकसभा के पास जो होती है वह पावर होती है। राज्यसभा के सिफारिशों को माने या ना माने कोई बाध्यकारी नहीं है। अगर राज्यसभा कहे कि नहीं इसमें संशोधन करिए, लोकसभा को ये नामंजूर हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं करेंगे। अगर राज्यसभा की कोई अगर सिफारिश को ये मानना चाहे तो मान भी सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में भेजे तो राज्यसभा इसको विचार करने में ही लगा दे 20 दिन, नहीं, 14 दिन से ज़्यादा लगा ही नहीं सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाता है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन के लिए रोक सकती है भाई। तो रोक क्या सकती है? 14 दिन के लिए उसके पास पावर है कि 14 दिन तक उस पर विचार करे, और ना करे तो भैया हम तो अपना काम करेंगे ही। वैसे धन विधेयक को पहले से ही पारित विधेयक माना जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ ऑलरेडी हो गया होता है। राज्यसभा में केवल और केवल
विचारार्थ भेजा जाता है। तो इसका अनुच्छेद जो है भाई वह है 110A, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, ये चीज आप जान गए धन विधेयक के संदर्भ में। धन विधेयक को केवल और केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शन दे कि धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसे केवल और केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने इसको अच्छे से समझा होगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये किस वर्ष का क्वेश्चन है। तो देखिए अब जो शुरू होगा ये 2020 8 मार्च 2020 के क्वेश्चंस जो हैं अब शुरू होने वाले हैं। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए याचिका रीट जारी की जा सकती है। ऑप्शन है जिला न्यायालय, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। तो जो रीट जारी की जाती है, आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 में क्या है भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपको रीट के बारे में दिया गया है। कितने प्रकार के रीट हैं भैया, आप पढ़े होंगे तो 5 प्रकार के रीट आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। हाँ, तो इन रीटों के बारे में पढ़े हैं। तो 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के तहत जो है यह है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकती है। जी हाँ, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जारी कर सकती है। नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए उच्च न्यायालय के बारे में आपको अनुच्छेद 214, जी हाँ 214 में अगर पूछे उच्च न्यायालय तो 214 बता देंगे, सर्वोच्च न्यायालय पूछे तो 124 बता देंगे। ठीक ना, ये चीज दोनों ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन सर देख लीजिए क्या पूछ रहा है। तो यह 8 तारीख का क्वेश्चन था, 8 मार्च 2020। आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर कहाँ से क्वेश्चन। देखिए तो भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है, चुनाव प्रणाली का। तो आपको पता है अनुच्छेद 324 से स्टार्ट है चुनाव आयोग। तो इसमें देखिए कौन सा अनुच्छेद 324 वाला है, ऑप्शन है क्या कोई। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर है, मतलब 324 से 329। अब चुनाव आयोग की बारी। तो पूछता है चुनाव आयोग से क्वेश्चन बहुत खतरनाक कि चुनाव आयोग संस्था है 1 सदस्यीय, 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय या 4 सदस्यीय। तो आपको पता है कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संस्था है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो हैं वह अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी भले इसको हल्के में ले रहे हैं, आपको फंसा देगा। बहुत ज़्यादा लोग 4 मार देंगे, बहुत ज़्यादा लोग 1 मार देंगे, 2 और 3 ज़्यादा लोग नहीं मारेंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चुनाव आयोग जो है यह 3 सदस्यीय संस्था है। चुनाव आयोग से जुड़ी और भी बातें आपको जाननी चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। आयोग यानी निर्वाचन आयोग यानी निर्वाचन आयुक्तों को हटाया कैसे जाता है भाई, कैसे हटाया जाता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्तों को हटाया जाता है। अब पूछता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो बताते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन हटाता कौन है भैया, तो न्यायालय का प्रोसेस जो है उसी प्रोसेस से संसद के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति उसको हटाता है। तो कहने का ये मतलब है कि चुनाव आयुक्त जो है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि संसद के विशेष बहुमत के बाद हटा सकता है राष्ट्रपति, ऐसे नहीं कि जब मन किया तब हटा दिया। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3-4 क्वेश्चन बने हैं जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, मतलब गलत कथन। यहां ध्यान दीजिएगा, बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं कि गलत कथन पूछ रहा है, तुरंत पढ़ेंगे और कहेंगे ए वाला सही है। अरे इतना हल्का, बड़ी हल्का पूछ करता है कि, है ना।
फंस जाइएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, वह न्याय योग्य नहीं है। ठीक। दूसरा, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है। तीसरा, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और चौथा, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुआ है। तो देखिए डी ऑप्शन जो है वह साफ गलत दिख रहा है। प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल 1 बार ही संशोधन हुआ है। कितनी बार? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 चीज जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? इसमें 3 चीज जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, यह 3 चीज जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। ओके। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं भाई। पूछता है कि प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो आप जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, देखिए यही मिलेगा, हम भारत के लोग। ठीक ना। अगला लाइन है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये और ये केवल और केवल 2 बार ही प्रस्तावना शब्द का जो है, भारत शब्द का जो है वह उल्लेख किया गया है। और यह क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है। हम बकवास नहीं करने आए हैं, ये पूछा गया है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं कि 2 बार हुआ है। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, यानी कि गलत है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है, यदि कोई राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। दूसरा है, गांधीवाद भी राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत का एक तत्व है। तीसरा है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और चौथा है, यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि यह राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्य के मन के ऊपर है, वह लागू कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। वह अपनी क्षमता के अनुसार चाहे तो लागू करे। ठीक। और दूसरा जो है कि अगर वह नहीं लागू कर रही है तो उसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, उसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन जो है वह गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा भैया? कि अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर रही है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ये वाला कथन गलत है, आपको न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। तो इसका ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल सही है ना। और तीसरा, नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत जो है वह आयरलैंड से लिए गए हैं। तो यह भी सही है, यह आयरलैंड से लिया गया है। गांधीवाद भी राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत का एक तत्व है। तो अनुच्छेद 40 में आप पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत का गठन। तो यह गांधीवादी फिलॉसफी पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर पूछता है कि भैया किस भाग में है संविधान के, तो भाग आप बता दीजिएगा कि 4 में है। अनुच्छेद अगर पूछे भाई साहब तो बता दीजिएगा 36 से 51। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलिए सर, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, फंसाऊ गाड़ी वाला, बहुत लोग इसमें लटकते हैं। हाँ, आ गया। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। कौन नहीं है शामिल? हड़ताल करने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता। तो आपको पता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। ठीक। अब आपको पता है कि 19 के ए में ही प्रेस की स्वतंत्रता है। किसकी है? प्रेस की स्वतंत्रता है।
तो ये तो क्लियर हो गया कि डी नहीं होगा। इसी में आपको एक और है कि सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का, जिसको हमने सूचना का अधिकार भी बोला था। सूचना का अधिकार भी बोला था कि सरकार क्या काम कर रही है, अगर हमको जानना है तो हम सूचना लेंगे ना। तो सूचना का अधिकार भी जो है वह 19 में ही आता है, तो सी भी नहीं होगा। मौन रहने का अधिकार, इसमें 19 में क्या लिखा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हम अपने विचारों को चाहे बोल के व्यक्त करें चाहे मौन रह के व्यक्त करें, हमें विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है कि नहीं है भाई साहब, ये बताइए। आपको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। तो आप अपने विचारों को या बोल के, बकवास करके या फिर चुप रह के, हम कुछ नहीं बोलेंगे, शांत ऐसे भी रह के कर सकते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी है, सूचना का अधिकार भी है, मौन रहने का भी अधिकार है, लेकिन आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। तो इसका ए जो आंसर हो जाएगा वह सही जवाब हो जाएगा। ठीक, हड़ताल करने का अधिकार जो है वह नहीं है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोग को बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसको कंप्लीट करा दिया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है 12 जनवरी 2020। हम भी दिमागवा हमारा भी सठिया रहा है, लग रहा है कि 2020 के 2001 बोल दे रहे हैं ना। चले मिटा देते हैं इसको ना, चलिए मिटाइए। तो देखिए, तो आगे आए क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में आते हैं, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में आते हैं कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन दोनों में मतभेद होने पर जो है संघ सूची का जो कानून है वह मान्य होता है। इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। पूछता है कि अगर समवर्ती सूची पर कोई कानून बनाया गया तो और उस पर मतभेद हो गया तो किसका मान्य होगा। तो आपको पता है कि संघ यानी कि राज्य का जो है मान्य, संघ का मान्य होगा, यानी कि केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया गया है वह मान्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला रखी गई थी। पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला की बात पूछ रहा है दोस्तों। 1 दिसंबर 13, 3 फरवरी 16, 4 फरवरी 20 और 6 फरवरी। हाँ तो देखिए अगर आधारशिला की बात करें तो बताइएगा 1913, और अगर काम शुरू करने की बात करें तो 1916। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आधारशिला की बात की गई है तो 1913 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री ये मैं बताया हूं कि प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देखिए सी इज द राइट आंसर। अब देखिए उप प्रधानमंत्री की बात आई है तो प्रधानमंत्री के बारे में भी आप जान लीजिए, प्रधानमंत्री के बारे में भी आप जान लीजिए। यहाँ एक क्वेश्चन बढ़िया बनता है कि भैया वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वह 6 लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? 6 लोग हैं। एक नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके बाद दूसरे मोरारजी देसाई हैं, ठीक ना। तीसरे चौधरी चरण सिंह हैं, चौथे एच.डी. देवगौड़ा हैं, पांचवें बीपी सिंह हैं और छठवें पीवी नरसिम्हा राव हैं। तो ये 6 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कैसे याद करना है ध्यान दीजिए। नरेंद्र मोदी, ठीक, तो मोरारजी देसाई, ओके। चौधरी चरण सिंह तो एच.डी. देवगौड़ा, बीपी सिंह तो यह पीवी नरसिम्हा राव। देखिए बीपी और पीवी पलटिए जरा, मिलता जुलता शब्द बन रहा है कि नहीं? बीपी और पीवी मिलता जुलता बन रहा है ना। तो ये हो गया। चौधरी चरण मतलब पैर, रिलेट करिएगा, चरण मतलब पैर। और एच.डी. देवगौड़ा, अच्छा गांव घर में पैर को बोलते हैं ना, गोड़ लगाता नहीं, गोड़, तो गौड़ा गोड़, ठीक, और चरण गोड़, ओके, ध्यान दीजिएगा। नरेंद्र मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी ऐसे लिखते हैं ना, तो आप मोदी से मोरारजी और दा से देसाई ऐसे भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी में मो से मोरारजी और दा से देसाई।
तो मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी, चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, बीपी सिंह और पी.वी. नरसिम्हा, ये 6 लोग जो हैं वह क्या है भैया, तो वह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री बनने से पूर्व। ठीक, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। आगे देखिए, कहाँ गया क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? इसको तो आप हिस्ट्री में भी रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह 18 जुलाई 1947, ए इज द राइट आंसर, इसको हटाइए। अगला, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है भैया? तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है। मैं लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष आप लोगों को 3 बार बता चुका हूं, है ना। तो यह उपाध्यक्ष को करेगा, किसको करेगा? उपाध्यक्ष को करेगा, ठीक ना। लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93, उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93, राज्यसभा सभापति अनुच्छेद 89, राज्यसभा उपसभापति अनुच्छेद 89। अच्छा ये बताइए, कमेंट करिएगा, कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, क्या दुश्मनी है मुझसे भाई, हम यही नहीं समझ रहे हैं। तो जैसे अभी क्वेश्चन आया कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, तो आप बताएं कि लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है बताइए। तो देखिए, राज्यसभा का सभापति उपसभापति मत लगा दीजिएगा कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति को देगा, नहीं, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। और आपसे यह पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में? चले आगे, चलिए तो सर आगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करके माध्यम से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से। जब हम पहला क्वेश्चन आपको, पहला नहीं दूसरा तीसरा क्वेश्चन बता रहे थे कि चुनाव आयुक्त जो केंद्र में है उनको हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो प्रोसेस है, उनका जो प्रोसेस है उसके माध्यम से संसद के द्वारा राष्ट्रपति जी हटाएंगे, ठीक ना, ऐसा था। तो राज्य चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त हैं उनको हाई कोर्ट की, देखिए केंद्र में है तो सुप्रीम कोर्ट वाला चल रहा है नियम, और राज्य में है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जो हटाने का प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, अभी हमने चर्चा किया था कि कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। तो आपने ये बताया कि सर 324 से 29, ये क्वेश्चन आया भी था। लेकिन अगली बार अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग किस में है भैया, राज्य निर्वाचन आयोग किस में है, राज्य का चुनाव आयोग किस में है, ये तो केंद्र के लिए चुनाव आयोग है ना, लेकिन जो राज्य चुनाव आयोग है यह किस में है? तो ऑप्शन दे दे 324, 25, 330, 32, तो फंस जाएंगे। ध्यान रखना है 243 के, ठीक ना, 243 के में राज्य चुनाव आयोग के बारे में बात किया गया है। देखिए, जो लोग इस वीडियो को यहां तक देखे हैं उनको बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी, और जो लोग शुरुआत में ही काबिल बनने के चक्कर में कि अरे हम तो सब जानते हैं, इसको कुछ बुझाता है, उस चक्कर में अगर जा रहे हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट ऐसा बताता हूं जो आपको लगभग ना पता रहता है। ईमानदारी पूर्वक आप बोलिएगा, सारी चीज़ें तो आपको नहीं पता होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें आप आज जरूर आपने सीखा है जो आपको पहले नहीं जानकारी है कि नहीं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसा अगर पूछे तब। चलें आगे, चलिए सर। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 के 3 में। कहां?
75 के 3। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह लास्ट क्वेश्चन था ना, यह जो लास्ट क्वेश्चन था। आप पूछता है इसी में कि लोकसभा का बात जब आया है तो लोकसभा का अनुच्छेद भी जान लीजिए। तो हमने आपको बताया था एक ट्रिक, सरल बताया था ना, सा से संसद। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि सर एक ही चीज का रोज, तो ये रोज इसलिए लिखाते हैं ताकि आप कभी नहीं भूलें, कंफ्यूजन ना रहे। रा से राज्यसभा 80, अल्लाह से लोकसभा 81। तो लोकसभा की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 81 लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर पूछता है तो आपको पता है अनुच्छेद 93, ठीक ना। लोकसभा का कोरम भैया, तो कोरम 1/10, संसद के सदस्यों का 1/10। जैसे 550 सदस्य हैं तो 55 सदस्य है कोरम, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगर राज्यसभा का कोरम पूछ दे तो राज्यसभा का भी कोरम वही है 1/10 ही, ठीक ना। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो इतने सारे जो क्वेश्चन थे दोस्तों वह अति महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग ये बताइए कि हमसे तो कोई दुश्मनी तो है नहीं आप लोग को, तो जब दुश्मनी नहीं है और हम आप लोग को इतना बेहतर कंटेंट दे रहे हैं तो आप लोग भाई क्यों नहीं शेयर लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई? ये बताइए। कुछ लोग जो सब्सक्राइब किए हैं उनको तो धन्यवाद, लेकिन जो नहीं किए हैं तो उनसे आग्रह है थोड़ा सपोर्ट करें आप, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी जानकारी लाऊं और सारे सब्जेक्ट पर आपको इतना मजबूत बना दूं कि कोई आपसे मुकाबला ना कर पाए, चाहे वो कहीं से पढ़ के आए। बस आप उसको बताइएगा कि चलो तुम कहीं से पढ़ के आओ, हम यहीं से पढ़ेंगे और तुमसे आगे निकल कर दिखाएंगे।